Hey everyone, this is Simran and welcome back to our YouTube channel IGNOU E-पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स IPO 5 के। आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है वीडियो पे और मैंने देखा कि कल ही जो मैंने वीडियो अपलोड की है, आई गेस शाम को जो मैंने वीडियो को अपलोड किया था उसमें 1K प्लस व्यूज़ हो चुके हैं, 1K प्लस, एंड इट इज़ रियली अ गुड नंबर आई गेस। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। बाकी मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाया और कल रात 1 बजे मैंने वीडियो अपलोड भी किया है। जो भी स्टूडेंट इस टाइम जग रहे होंगे उनको पता होगा मैंने रात 1 बजे वीडियो अपलोड किया है। तो आप लोग अपनी तरफ से जितना एफर्ट कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, साथ में मैं भी आपके साथ उतना ही एफर्ट दे रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा काम आपको या मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। दूसरी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि सेकेंड ईयर के पेपर आज ओवर हो गए हैं और आज उनका MCQ 7 का पेपर था, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। और जितना भी मैंने अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में बताया है या फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आया। इवन मैंने जो बताया था कि न्यूमेरिकल किस पर्टिकुलर टॉपिक से आएगा उससे न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ जो भी लोग वीडियोस देख के गए होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उनका पेपर आज बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल भी आए, मैसेज भी आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैम पेपर बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बाकी लोगों का भी पेपर अच्छा हुआ होगा। तो एनालिसिस की वीडियो मैं थोड़े टाइम बाद या थोड़ी देर बाद ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। कोशिश करूंगी आज दे पाऊँ, अगर आज नहीं तो कल परसों में डेफिनेटली दे दूंगी। क्योंकि इस टाइम पर प्रायोरिटी ये है कि मैं पहले IPO 5 की वीडियो दे दूं, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है। तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन वॉयज चार्टर पार्टीज एंड टाइम चार्टर पार्टीज के बीच में, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंस आपके पेपर में आया भी है और बुक में स्पेसिफिकली डिफरेंस नहीं दी हुआ है, तो मुझे पता है कि काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपको वॉयज चार्टर, टाइम चार्टर, बेयरबोर्ड चार्टर ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसलिए मैंने कल डिफरेंस डिस्कस नहीं किया था, उसकी वजह यही थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है वो आपका पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। और जैसे मैंने आपको डिफरेंस लिखना बताया है वैसे ही लिख के आइएगा। जैसे कि आपका ये है एक पॉइंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टीज, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ठीक है। ये आपका बेसिस ऑफ डिफरेंस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे वॉयज चार्टर पार्टीज, देन आपका टाइम चार्टर पार्टीज और फिर यहाँ पे डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ही लिखिएगा। पैराग्राफ में कोशिश करिएगा मत लिखें आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टीज, ये हमारा पहला पॉइंट है। इसमें सबसे पहले देखते हैं टाइम चार्टर पार्टी में क्या कह रहा है। अंडर टाइम चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स शिप ओनर रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेक्निकल ऑपरेशंस ऑफ द वेसल बट कमर्शियल कंट्रोल ऑफ द वेसल इज हैंडल्ड बाय चार्टरर। तो क्या बोल रहा है टाइम चार्टर पार्टी में कि जो टाइम चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें जो आपका शिप ओनर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, टेक्निकल ऑपरेशंस की, वेसल की जो भी टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल ऑपरेशंस हैं, वो कौन देखेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी, शिप ओनर के पास। लेकिन जो भी हमारे कमर्शियल कंट्रोल है वेसल का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, चार्टरर के पास होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें वॉयज चार्टर पार्टी की, क्योंकि अगर हम इस तरीके से यहाँ पर कंपेयर करते चलेंगे ना तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ बात करें वॉयज चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें जो आपके टेक्निकल और कमर्शियल मैनेजमेंट है ये दोनों कौन हैंडल करता है, इसमें शिप ओनर हैंडल करता है। लेकिन टाइम चार्टर पार्टी में आपका जो शिप ओनर है वो सिर्फ टेक्निकल ऑपरेशंस को हैंडल करता है और जो कमर्शियल कंट्रोल है वो कौन करता है हैंडल, चार्टर करता है। लेकिन वॉयज चार्टर पार्टी में दोनों ही चीजें कौन हैंडल कर रहा है, शिप ओनर हैंडल कर रहा है। आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इसी पर्टिकुलर पॉइंट का इलेबोरेटेड वर्जन है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर लिखा है टेक्निकल ऑपरेशंस और कमर्शियल कंट्रोल, इसी के बारे में आगे यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक। सो अंडर टाइम चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स द शिप ओनर मस्ट कवर ऑल कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्रूइंग, मेंटेनेंस ऑफ वेसल एंड इंश्योरेंस, बट vessel fuel consumption and port charges will be compensated by the charter।
तो चार्टर की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी थी, कमर्शियल कंट्रोल। कमर्शियल कंट्रोल के अंदर क्या क्या आ गया कि वेसल में फ्यूल कंजम्पशन कितना है, वेसल में फ्यूल कितना डलवाने की जरूरत है, पोर्ट में जो भी चार्जेस पे करने हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, चार्टरर की है, ठीक। और हमारा जो शिप ओनर उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, टेक्निकल ऑपरेशंस की, जैसे कि जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है क्रूइंग से, ठीक है, और वेसल को मेंटेन करने के लिए जो भी कॉस्ट आ रही है, या फिर वेसल का अगर हमने इंश्योरेंस कराया उसकी जो कॉस्ट आ रही है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, शिप ओनर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो अगर आप चाहें तो इस पॉइंट को अलग अलग मत लिखिएगा, इस पॉइंट को एक करके क्लब इन करके एक साथ ही लिखिएगा कि ये इसका इलैबोरेटेड वर्जन है, ठीक है बात। इसी तरीके से जो वॉइड चार्टर पार्टी है इसमें भी ये पर्टिकुलर पॉइंट का इलैबोरेटेड वर्जन है यहाँ पर, ठीक। सो अंडर वॉइड चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स, शिप ओनर इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉस्ट एसोसिएटेड विद क्रूइंग, मेंटेनेंस ऑफ वेसल एंड इंश्योरेंस, बट ऑल्सो pays for all the cost of voyage including bunkers and port charges, ठीक है। तो यहाँ पर शिप ओनर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, चाहे वो टेक्निकल ऑपरेशंस की हो, चाहे वो कमर्शियल मैनेजमेंट की हो। लेकिन यहाँ पर टाइम चार्टर पार्टी में जो टेक्निकल ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिप ओनर पास रहती है, और जो कमर्शियल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चार्टर के पास रहती है। तो आप इस पॉइंट को भी क्लब इन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टीज, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2, ड्यूरेशन। सो टाइम चार्टर पार्टी में क्या कह रहा है, टाइम चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम विदाउट डिक्टेटिंग अ फिक्स्ड रूट टू द चार्टर। ड्यूरिंग द चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द चार्टर कुड ऑपरेट द वेसल कमर्शियली विद इन अलाउड रूट्स फ्रीली। तो टाइम चार्टर पार्टी में ड्यूरेशन की बात क्या कह रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही करा जाता है, ठीक है। टाइम चार्टर पार्टी क्या मतलब हुआ कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो रूट है वो फिक्स नहीं होता, क्योंकि हम मेनली किस पे फोकस कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम पर, टाइम बाउंडेशन पर, ठीक है। सो ड्यूरिंग द चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड द चार्टर कुड ऑपरेट द वेसल कमर्शियली विद इन अलाउड रूट्स फ्रीली। तो जो भी रूट्स ऑलरेडी अलाउड हैं, एक स्टैंडर्ड रूट जो ऑलरेडी अलाउड हैं, उसके बीच में जो चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है, जो चार्टरर है हमारा, वो वेसल को इजिली यूज कर सकता है कमर्शियल पर्पज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वॉइड चार्टर पार्टी की, सो वॉइड चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड टू कैरी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स बिटवीन प्री डिटरमाइंड रूट। तो वॉयज का मतलब मैंने आपको बताया ही था कि जब एक पर्टिकुलर शिप दूसरे डेस्टिनेशन तक जा रहा है तो उसके बीच में जो वो गैप कवर कर रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, वॉयज होता है ना। इस तरीके से एक पॉइंट आपका ए है, एक पॉइंट आपका बी है, तो ए से बी गया और बी से वापस ए आया, तो ये क्या हुआ, एक पूरा वॉयज यहाँ पर कंप्लीट हुआ, तो इसी को वॉयज कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गुड्स भी होते हैं और एक प्री डिटरमाइंड रूट भी होता है, ठीक है। सो अंडर वॉयज चार्टर पार्टीज शिप ओनर कैरी प्री डिफाइंड कार्गो बिटवीन प्री डिफाइंड पोर्ट्स। Once the transportation is completed, the voyage charter party contract comes to an end, ठीक है। तो जब हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट हो जाता है तो उस टाइम पर जो वॉयज चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ड्यूरेशन का बहुत ही सिंपल है, जहां पर टाइम लिखा है ऑब्वियसली बात है कि वहां पर टाइम के बारे में बात करेगा, जहां पर वॉयज है तो वहां पर रूट के बारे में स्पेसिफिक होगा, ठीक है। इतनी चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हमारा कैलकुलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट। तो टाइम चार्टर पार्टी में क्या कह रहा है, अंडर टाइम चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स चार्टर पे डेली हायर टू शिप ओनर्स ऑफ द वेसल, ठीक है। तो जो चार्टर है जिसने वेसल को हायर किया है या लीज पर लिया है वो क्या करता है, डेली उसके लिए पे करता है शिप ओनर को, ठीक। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वॉयज चार्टर पार्टी की, सो अंडर वॉयज चार्टर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स चार्टर्स आर ऑब्लाइज्ड टू पे द फ्रेट टू द शिप ओनर। Freight is calculated either according to the quantity of the cargo loaded or carried or a lump sum freight, money paid to the shipper for a charter of a ship up to stated limit irrespective of the quantity of the
कार्गो। तो देखिए टाइम चार्टर पार्टी में क्या बोल रहा है कि वो डेली हायर चार्जेस पे करता है शिप ओनर को वेसल के, ठीक है। लेकिन वॉयज चार्टर पार्टी में क्या है, वो फ्रेट चार्जेस पे करता है। जो फ्रेट चार्जेस हैं वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द कार्गो लोडेड, कि कितना कार्गो या कितने गुड्स को वेसल पर या शिप पर लोड किया गया इसके बेसिस पे, या कितने गुड्स को या आपके कार्गो को जो वेसल है वो लेके जा रहा है, या फिर एक लमसम फ्रेट। अब यहाँ पर लमसम फ्रेट का बेसिकली मतलब ये हुआ कि आप कितनी भी क्वांटिटी ऑफ कार्गो को लोड कर दे वेसल पर, शिप पर, जो एक स्पेसिफिक चार्जेस हैं आपको उतने पे करने ही पड़ेंगे, चाहे आप मैक्सिमम क्वांटिटी में कार्गो को लोड कर दिए, चाहे उसकी जितनी भी स्पेस उस वेसल की उससे कम में करिए, लेकिन आपको उतना चार्ज पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये होता है आपका लमसम फ्रेट, ठीक। आई होप तीनों डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम करिएगा, अपनी कॉपी नोटबुक जहाँ पर भी आप नोट डाउन करते हैं नोट्स को या लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पर इस डिफरेंस को प्रॉपरली डिफरेंस के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा, तब आपको डिफरेंशिएट करने में भी आसानी होगी और याद भी हो जाएगा जल्दी, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है लेकिन डिस्क्रिप्शन ज़्यादा है, तो अगर आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो आराम से 1.5 पेज में आ जाएगा, ठीक। सो आई होप आपको ये टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट बात करेंगे लैंड ब्रिजिंग की, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स को इस पॉइंट में दिक्कत हो रही थी, इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने सोचा इस टॉपिक को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि चांसेस हैं कि ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होगा कि ये लैंड ब्रिजिंग टॉपिक कहाँ दिया हुआ है, तो ये बता देती हूँ कि ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 8 का है, ठीक है, मल्टी मॉडलाइजेशन का है, ठीक। और चांसेस है कि शॉर्ट नोट से पूछ भी लिया जाए, ठीक है ना। तो अ वेरिएंट ऑफ द इंटरमॉडल ऑप्शन इज द लैंड ब्रिज कॉन्सेप्ट which moves containers by a combination of sea and rail। इसका की पॉइंट यही है कि यहाँ पर जो गुड्स आपके या कार्गो कैरी किया जाता है या ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो यहाँ पर दो ट्रांसपोर्टेशन को यूज करके, कौन कौन से, सी एंड रेल, इसके कॉम्बिनेशन को यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। The land bridge concept is based on the benefit of ocean and rail combination that utilizes a single tariff which is lower than the total cost of the separate rates। अब यहाँ पर इसलिए यूज किया जाता है, अगर आप कोई चीज कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमको चीप पड़ती है, अगर हम उसको इंडिविजुअली यूज करते हैं तो उसके लिए हमें चार्जेस ज्यादा पे करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज बता रहा है, ठीक है। The goods can be transported by water, transferring the shipment to surface transport, and again finished destination will be placed on a rail car and transported to Chennai, from where it will again be loaded on a vessel for transferring to say Port Blair। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम आपने पूरा पढ़ तो दिया लेकिन समझाया कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मतलब ये है कि जब हमें कोई गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है तो ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पर हर टाइप के ट्रांसपोर्ट को आप यूज कर सकें। वहां पर हम फिर क्या करते हैं, दो ट्रांसपोर्टेशन का कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे यहाँ पर किसका लिया जाता है, सी एंड रेल का लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए एक पिक्चर और कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोवाइड किया है जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द टर्म लैंड ब्रिज इज कॉमनली यूज इन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एंड स्पेशली फॉर यूज टू कंटेनराइज्ड ओशन व्हीकल। इट डिनोट द इंटरमॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट सेक्टर। अब जिन भी स्टूडेंट्स ने इंटर मॉडल मल्टी मॉडल पढ़ लिया होगा उनको तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली बता देती हूँ आगे, हालांकि मैंने इंटर मॉडल मल्टी मॉडल ऐड किया है, ठीक। देखिए इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या होता है कि हम दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। इंटर मॉडल में क्या होता है, दो टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को हम यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें मल्टी मॉडल की तो यहाँ पर दो से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन को यूज किया जाता है, ठीक है। सो इंटर मॉडल मीन्स वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कीप्स ऑन स्विचिंग देमसेल्व्स बिटवीन एयर, रोड, रेल एसेट्रा। तो हम कोई भी दो कॉम्बिनेशन यूज करके अपने कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जब हम दो ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे तो वो इंटर मॉडलिज्म है, दो से ज्यादा का यूज किया जाता है तो वो
मल्टी मॉडलिज्म हो जाता है। ठीक है ना, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। Hence, the land bridge is the term used for land portion of the journey which is covered by the container and is generally done through rail. तो land bridge basically आपका क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, जिस लैंड पोर्शन को हमने यूज किया है अपने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, अपने जो कार्गो है या अपने जो कंटेनर है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में जिस पर्टिकुलर लैंड पोर्शन का यूज किया है उसी को हम लैंड ब्रिज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल समझिए इसको। सपोज अ वेसल इज डेस्टिन्ड टू रीच टू कोलोराडो USA from India. As Colorado is situated in the middle of USA, one cannot directly ship through only one means of transportation, that is via ocean. ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं कि कोई एक वेसल है, उसको इंडिया से कोलोराडो जाना है जो कि आपके USA के बीच में कहीं पड़ता है। ठीक, अब वहां पर इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप डायरेक्टली ओशन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकें, तो वहां पर हमें क्या जरूरत पड़ेगी, दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी इज कंप्लीटेड फ्रॉम इंडियन पोर्ट, कंसिडर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का जो है, to New York port, and from containers are forwarded to Colorado via rail network forming a land bridge, and overall process is known as mini land bridge. ठीक है, या जिसको लैंड ब्रिज कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या बोला कि एक आपकी कोई वेसल है, उसमें कार्गो लोडेड है और आपको कहाँ लेके जाना है, मुंबई से उसको न्यूयॉर्क की एक जगह है कोलोराडो, वहां लेके जाना है। ठीक, अब जो कोलोराडो जगह है वहां पर इतनी फैसिलिटी नहीं है कि आप ओशन के थ्रू अपने गुड्स को वहां पर ट्रांसपोर्ट कर सकें। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इंडिया से मान लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जो कि मुंबई का है, वहां से आपने जो अपना वेसल है, जो अपने गुड्स हैं, वहां आपने कहाँ भेजा, न्यूयॉर्क भेजा वाया ओशियन। ठीक, अब अगर हमें कोलोराडो में भेजना है तो न्यूयॉर्क के अंदर की ही एक जगह है वहां पर भेजना है। अब वहां पर ओशन वाली फैसिलिटी नहीं है तो हम वहां पर क्या यूज कर रहे हैं, रेल फैसिलिटी या फिर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचा सकें। तो यही आपका लैंड ब्रिजिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप अब ये चीज क्लियर हो गई होगी, और अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ और डिस्कस कर लेते हैं ड्रेजिंग के बारे में। देखिए आपकी बुक में जो टॉपिक है वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है यूनिट नंबर 14 में। ठीक है, यूनिट नंबर 14 है आपकी पोर्ट सिस्टम, उसमें ये टॉपिक आपका दिया है और ये शॉर्ट नोट से पूछा जाता है। लेकिन सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इस ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है, तब हम बात कर पाएंगे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तब आप अगर अपनी बुक से भी इसको पढ़ेंगे ना तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ड्रेजिंग इज द टर्म गिवन टू डिगिंग, गैदरिंग और पुलिंग आउट मटीरियल टू डीपन वाटरवेज, create harbors, channels, locks, docks and berths, desilt lakes and keep river entrances and approaches to boat ramps clear। तो देखिए ड्रेजिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो भी हमारी वाटर बॉडीज है उसकी साइड में जो हम देखते हैं ना सेडिमेंट्स इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी बोट को साइड में रोकने की कोशिश की जाती है तो वो जो एरिया होता है, फिर वो जो पोर्शन होता है वहां पर लैंड ज्यादा आ जाता है और वाटर कम हो जाता है, उसकी वजह से जो आपकी बोट होती है वहां फंस जाती है। ठीक है, तो इसीलिए डिगिंग करी जाती है वहां से जो भी एक्स्ट्रा आइटम्स हैं। ठीक है, जैसे आपके रॉक्स इकट्ठा हो गए, ठीक है, सैंड सिल्स इकट्ठा हो गए, उसको वहां से हटाया जाता है, उसको डिगिंग वहां से की जाती है, उसको वहां से निकाला जाता है ताकि इजिली जो हमारे वेसल्स हैं वो वहां पर लगाए जा सके। ठीक है, द मटीरियल रिमूव्ड ड्यूरिंग ड्रेजिंग कैन वेरी ग्रेटली एंड कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रॉक्स, क्लेस, सिल्ट और सैंड, क्योंकि साइड में कुछ भी डिपॉजिट हो सकता है, रॉक्स भी हो सकती है, क्लेस भी हो सकते हैं, सैंड भी हो सकती है और सिल्ट भी हो सकता है। ठीक है, सो अ ड्रेजर इज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विच कैन डिग
transport and dump a certain amount of underwater laying soil in a certain time। और ड्रेजर क्या होता है, वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट है जिसके थ्रू ये डिगिंग की जाती है। ठीक है, आई होप ड्रेजिंग का मतलब क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ड्रेजिंग की क्यों जाती है, क्योंकि हमको ये तो पता होना चाहिए कि अगर कोई काम किया जा रहा है, अगर हम साइड से जो भी सॉइल या एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हुआ है, सेडिमेंट्स हुए हैं, उनको अगर हम हटा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। ठीक, तो सबसे पहला रीजन है यहाँ पे ड्रेजिंग फॉर नेविगेशन। सो ड्रेजिंग ऑफन इज फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द नेविगेशन चैनल्स, एंकरेज और बर्थिंग एरियाज टू इंश्योर द सेफ पैसेज ऑफ बोट्स एंड शिप। ठीक है, तो बोट्स और शिप्स के लिए जो एक पैसेज है उसको सही रखने के लिए ये ड्रेजिंग की जाती है। वेसल्स रिक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑर्डर टू फ्लोट एंड नॉट टू टच बॉटम। ठीक है, अगर आप खुद भी देखते होंगे, अगर मतलब अपनी वाटर बॉडीज ही जाएं, जैसे अगर हम गंगा जी जाते हैं या संगम जाते हैं या यमुना जी जाते हैं, तो वहां पर भी आप देखते हैं, कभी आप बोटिंग अगर करें हो तो साइड में बहुत ज्यादा सैंड इकट्ठा हो जाती है ना, तो वहां पर क्या होता है, आपकी बोट के फंसने के चांसेस होते हैं। और अगर साइड में वाटर ठीक से फ्लो करता रहेगा तो वो बोट जो है आपकी अपने आप से क्या होगी, साइड में आ जाएगी, तब वो वहां पे ब्लॉकेज नहीं होगा। तो यहाँ पर यही चीज बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब यहाँ पे ड्रेजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन, रिक्लेमिनेशन एंड mining. So dredging is an important way of providing sands and gravels for construction and reclamation projects. Dredging may be used to recover minerals and precious metals. तो अब ड्रेजिंग का दूसरा वजह क्या है, ड्रेजिंग क्यों किया जाता है कि अगर जब हमें कभी कंस्ट्रक्शन करना है उसके लिए हमें सैंड या ग्रेवल्स की जरूरत है तो हम वहां से ले सकते हैं। ठीक है, रिक्लेमिनेशन के लिए, रिक्लेमिनेशन मतलब होता है किसी चीज को सुधार करने के लिए, किसी भी मॉडिफिकेशन करने के, प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं उसके लिए। और माइनिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम कभी भी ड्रेजिंग करते हैं, वहां पर डिगअप किया जाता है चीजों को, तो कई प्रीशियस एलिमेंट्स या प्रीशियस मेटल्स आपके निकल के आ सकते हैं। ठीक, लास्ट पॉइंट है इसमें ड्रेजिंग फॉर एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट के लिए भी ड्रेजिंग करना जरूरी है ताकि हम हैबिटेट को रीस्टोर कर सकें। तो टू रिमूव कंटामिनेटेड सेडिमेंट्स, thus improving water quality and restoring the health of aquatic ecosystem, this so-called remediation is used in waterways, lakes, ports and harbors in highly industrialized और urbanized एरियाज। अब देखिए, ये चीज आप लोगों को भी पता है कि हमारी जो वाटर बॉडीज है उसमें भी लिविंग बींग्स रहते हैं और एक प्रॉपर इकोसिस्टम की जरूरत उनको भी होती है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन को ले आए हैं उसके बाद से जो हमारी वाटर बॉडीज है वो काफी ज्यादा कंटामिनेटेड रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो ड्रेजिंग के थ्रू इसको भी कहीं ना कहीं रीस्टोर किया जा सकता है। जो भी सेडिमेंट्स या डिपॉजिट्स हो गए हैं उनको रिमूव किया जाए ताकि जो हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम के बींग्स हैं वो भी फ्रीली रह सके उसके अंदर। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ड्रेजिंग क्या होता है और क्यों ड्रेजिंग की जाती है। तो अगर आपसे ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पूछता है तो सबसे पहले ड्रेजिंग को जरूर डिफाइन करिएगा कि ड्रेजिंग क्या होती है, ड्रेजिंग क्यों की जाती है, और उसके बाद ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि ऐसी चीजों को क्यों लाया गया है, क्या उनकी नीड है। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए, यहाँ पर अब आपकी ईज के लिए मैंने पिक्चर्स ऐड कर दिए ताकि आपको समझ में आ सके कि ड्रेजिंग एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ऐसे समझ में आ जाता है, लेकिन अगर हम विजुअली कोई चीज़ों को देख लेते हैं ना तो वो ज़्यादा टाइम तक हमारे माइंड में रिटेन रहती है। ठीक, तो देखिए, ड्रेजिंग से पहले जो सी है वो कुछ इस तरीके का था, लेकिन ड्रेजिंग के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर चेंजेस दिख रहे होंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करिए तो यहाँ पर आपको लैंड पोर्शन दिख रहा है। ठीक, और उसमें क्या बोल रहा था कि जो आपकी वेसल है या बोट है वो फ्लोट करनी चाहिए, ना कि बॉटम को छूनी चाहिए। ठीक है, अब ड्रेजिंग किन किन एरियाज में रिक्वायर्ड होती है, पोर्ट एंड हार्बर्स में, इनलैंड वाटरवेज में, मैरीटाइम बोट्स, कैप्टिव जेटीज, शिपयार्ड्स, ऑयल एंड गैस, कोस्टल प्रोटेक्शन एंड रिक्रिएशन वाटर बॉडीज। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ड्रेजिंग। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्टर पार्टी एंड बिल ऑफ लैडिंग, और ये आपका दिया हुआ है यूनिट नंबर 13 में। ठीक है, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। अब बुक में आपकी डिफरेंस प्रोवाइडेड है प्रॉपरली डिफरेंस के तरीके से, लेकिन
मैं जिस तरीके से चाहती हूँ उस तरीके से नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ अपना एक्स्ट्रा दे रही हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेसिस ऑफ कंपैरिजन या फिर बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। ठीक, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप आंसर को ज़्यादा प्रेजेंटेबल रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा याद करना भी, और एग्जामिनर के लिए भी इजी रहेगा उसको समझना भी और मार्क्स देना भी। ठीक है, तो मैं दोनों के लिए काम थोड़ा सा इजी रखना चाहती हूँ। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड एविडेंस का। आई होप आपको विजिबल होगा, इसलिए मैंने ये जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर दिया ताकि ये थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि अगर बैकग्राउंड इसका भी मैं यहाँ पे वाइट कर देती ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं हो रहा था। तो इसलिए मैं यहाँ पे रीड आउट तो वैसे भी कर दूंगी ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और जिनको देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उनको फिर भी क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं चार्टर पार्टी की। चार्टर पार्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द शिप ओनर एंड शिपर अबाउट हायरिंग द शिप। तो अभी आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि चार्टर पार्टी क्या होता है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, शिप ओनर और शिपर के बीच में, किस लिए, शिप या वेसल को हायर करने के लिए। ठीक, क्लियर है। बिल ऑफ लैडिंग क्या है? बिल ऑफ लैडिंग इज एन एविडेंस ऑफ रिसीविंग द गुड्स। अब आपने IBO 4 में बिल ऑफ लैडिंग पढ़ा है ना, तो यहाँ पर आप इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि चाहे IBO 5 में पढ़िए चाहे IBO 4 में पढ़िए, बिल ऑफ लैडिंग की डेफिनेशन तो चेंज नहीं होने वाली है। तो बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? एक एविडेंस होता है, एक प्रूफ होता है कि हमने गुड्स को रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो चार्टर पार्टी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन बिल ऑफ लैडिंग क्या है? सिर्फ एविडेंस है, सबूत है जिसको कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा ट्रांसफरेबल। चार्टर पार्टी में क्या कह रहा है? चार्टर पार्टी इज नॉट ट्रांसफरेबल, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ लैडिंग क्या है? ट्रांसफरेबल है बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, क्योंकि ये क्या है? सिर्फ एक एविडेंस है। तो जहां जहां जिस तरीके से गुड्स रिसीव किए जाएंगे उस हिसाब से बिल ऑफ लैडिंग को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो चार्टर पार्टी है वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है और दो लोगों के बीच में है, और चार्टर पार्टी में सारे डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलरेडी मेंशन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा टाइटल टू द गुड्स। तो चार्टर पार्टी में क्या कह रहा है? चार्टर पार्टी इज नॉट अ डॉक्यूमेंट विच डिक्लेयर्स द टाइटल ऑफ द गुड्स। सीधी बात है, यहाँ पर ये थोड़ी ना हम कह सकते हैं कि अगर हमारा चार्टर ने यहाँ पर शिप ले ली है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि चार्टर की शिप हो गई या फिर उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बिल ऑफ लैडिंग की बात करी जाए तो इट इज अ डॉक्यूमेंट विच डिक्लेयर्स द टाइटल टू द गुड्स सप्लाइड। अब जिसके पास बिल ऑफ लैडिंग होगा वो ऑब्वियसली माना जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन के पास यहाँ पर टाइटल टू द गुड्स है, उसके पास उस गुड का टाइटल है। लेकिन चार्टर पार्टी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आई होप क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा ड्रॉन इन सेट्स। तो चार्टर पार्टी ऑब्वियसली है आपका सेट में ड्रॉ नहीं किया जाता, लेकिन बिल ऑफ लैडिंग आपके सेट में ड्रॉ किए जाते हैं ना। हमने डिस्कस किया था IBO 4 में कि 2 से 3 सेट्स होते हैं, एक दूसरे पर्सन पास रहेगा, एक सप्लायर पास रहेगा, एक कस्टमर के पास रहेगा, है ना। तो इस तरीके से बिल ऑफ लैडिंग कैसा रहता है? आपका सेट्स में डिवाइडेड रहता है, लेकिन चार्टर पार्टी में ऐसा कोई भी सीन नहीं होता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। और कहीं ना कहीं आपकी जो बुक है, डिफरेंस दिया हुआ है बुक में, उससे इजी भी ये लग रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीजिंग ऑफ शिप। तो चार्टर पार्टी में क्या बोल रहा है? चार्टर पार्टी में बी फॉर अमाउंट टू लीज ऑफ द शिप, और बिल ऑफ लैडिंग क्या बोल रहा है? सच टाइप ऑफ इंटेंशन इज नॉट कन्वेड इन द बिल ऑफ लैडिंग, क्योंकि बिल ऑफ लैडिंग सिर्फ क्या एक एविडेंस है आपके गुड्स के रिसीव करने का। लेकिन चार्टर पार्टी क्या है? यहाँ पर ऑब्वियसली बात है सिर्फ शिप के लीज की ही बात की जाती है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इसमें इंक्लूड होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। चार्टर पार्टी में क्या बोल रहा है? चार्टर पार्टी में बी फॉर द पर्टिकुलर वॉयज and bill of lading is related with the particular destination. ठीक, चार्टर पार्टी क्या होता है? एक पर्टिकुलर वॉयज या पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बात करते हैं, लेकिन बिल ऑफ लैडिंग क्या होता है? एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन की यहाँ पर बात करता है कि जो गुड्स हैं हमारे इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचने हैं। ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट है इसमें हमारा केस ऑफ फ्रेट। तो चार्टर पार्टी में क्या बोल रहा है? इन केस ऑफ चार्टर पार्टी द फ्रेट इज यूजुअली पेड व्हेन द शिप रीचेस द पोर्ट, और बिल ऑफ लैडिंग में जो फ्रेट है आपको वो एडवांस में पे करना पड़ता है। चार्टर पार्टी में कब करना होता है? जब शिप आपका पोर्ट पर पहुंच जाता है उसके बाद, लेकिन बिल ऑफ लैडिंग में आपको एडवांस में ही फ्रेट चार्जेस यहाँ पर पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस डिफरेंस को भी अपनी कॉपी में जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक, आई होप क्लियर हो गया।